तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग ना। तो अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वन डायमेंशन के रिलेटिव मोशन के कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेंगे और उसके बाद टू डायमेंशन के रिलेटिव मोशन में जाया जाएगा, है ना। कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वही लिफ्ट वाले क्वेश्चंस, वन डायमेंशन में वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। ठीक, चलिए देखिए। तो यहां पर एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है ना। लिफ्ट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, मान लेते हैं कुछ इसका वेलोसिटी ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट में ही एक आदमी है जो कि एक स्टोन को ड्रॉप करेगा कुछ सर्टेन हाइट से, इतने हाइट से ड्रॉप करना चाहता है, ठीक है। अच्छा कुछ बातें आपको बताते हैं इनिशियली। अच्छा, अगर इस आदमी के फ्रेम से देखा जाए ना, इसको ऑब्जर्वर बना ले, तो ये क्या देख रहा होगा? इसको दिख रहा होगा कि ये जो लिफ्ट है ये लिफ्ट रेस्ट पे है ना। ये इसी लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट के साथ ये भी ऊपर जा रहा है। बाहर से देखने में तो ये दिख रहा होगा कि सब कुछ ऊपर जा रहा है ना, आदमी लिफ्ट दोनों ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके ही फ्रेम में देखें तो इसके रिस्पेक्ट में लिफ्ट रेस्ट पे होगी, लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं जा रही होगी। इसने स्टोन को पकड़ रखा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो स्टोन भी इनिशियली रेस्ट पे है और रेस्ट से उस स्टोन को छोड़ा इसने, है ना। अच्छा, बाहर से अगर इस स्टोन को देखेंगे तो रेस्ट पे नहीं था इनिशियली, बाहर से देखेंगे तो ये ऊपर, पूरे सिस्टम ही ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। तो आदमी, स्टोन, लिफ्ट सब कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था बाहर से देखने पर। तो जिस वक्त छोड़ा गया स्टोन को सॉरी, स्टोन को जिस वक्त छोड़ा गया, बाहर से देखने पर स्टोन ऊपर चलना शुरू किया होगा, क्योंकि उस समय उसके पास इतनी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, है ना, जिस समय छोड़ा गया। लेकिन अगर इसी फ्रेम में आके देखा जाए, मतलब आदमी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो ये स्टोन जो है वो रेस्ट से चलना शुरू किया होगा। वो देख रहा होगा कि इनिशियली उसने पकड़ रखा है स्टोन को, स्टोन रेस्ट पे है और उसने छोड़ा और रेस्ट से गिरना शुरू किया, है ना। चलिए, अच्छा, तो इसको छोड़ा गया, कुछ ये हाइट है और मान लेते हैं कुछ हाइट ले लेते हैं। ये हाइट अगर 2 मीटर हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ मान लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कितनी देर में यहाँ तक आ जाएगा, तो ये बताया जा सकता है, बड़ा आसान है ना। एक बार एक क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द स्टोन वॉज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय। ये कोई लड़का है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट से स्टोन को ड्रॉप किया गया, है ना, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टोन विल हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। स्टोन जो है लिफ्ट के फ्लोर को कितनी देर के बाद हिट करेगा, ये पता करना है ना। तो ये आदमी के फ्रेम में बैठ के अगर देख लें तो बस ये सीधा रेस्ट से चलना शुरू किया, यहां से यहां तक आके गिर गया। बड़े आसानी से आंसर लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार दोनों बात करते हैं। बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? बाहर से दिखेगा कि ये लिफ्ट का फ्लोर जो है ये भी ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना ऊपर, और ये स्टोन के पास भी इनिशियली ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी। जब छोड़ दिया गया तो स्टोन के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, ऊपर गया होगा और वापस आया होगा, है ना। एक बार सोचो अपने मन से, बाहर से देखने पर ये ऊपर क्यों जाना शुरू किया और वापस क्यों लौटना शुरू किया, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए ना। ऊपर क्यों जाना शुरू किया, जैसे ही छोड़ा गया वैसे ऊपर क्यों जाना शुरू किया? एक्चुअली क्या है, इसके पास ऑलरेडी इतनी वेलोसिटी है, सबके पास इतनी वेलोसिटी है ना। लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आदमी, स्टोन सब कुछ ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और स्टोन को छोड़ दिया गया। छोड़ने के तुरंत बाद क्या होगा, देखो लिफ्ट अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। अच्छा, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों चल रही होगी, कैसे पता? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लिफ्ट पे नहीं लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा, सही बात है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो लिफ्ट है वो फ्री नहीं है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है कि ऐसे उछाल दिया और छोड़ दिया कि वो गिरने लगे नीचे, ऐसा थोड़ी होता है। वो बंधा होता है ना, सिस्टम कॉर्ड से बंधा होगा, कॉर्ड जो है मोटर से बंधा होगा, मोटर से इसको घुमा के ऊपर खींच रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट जा रही है। आदमी सिंस लिफ्ट के अंदर बैठा है, लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो आदमी भी लिफ्ट के साथ साथ इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। लेकिन स्टोन को एक बार आदमी ने छोड़ दिया, स्टोन हवा में आ गया। अब ये स्टोन इन लोगों से कनेक्टेड नहीं है, हवा में आ गया। हवा में आ गया तो उसके ऊपर बस एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए अब इसका छोड़ते ही इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स हो जाने वाला है ना, मैग्नीट्यूड में जी और डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स। लेकिन वेलोसिटी इतना था इसके पास इनिशियली,
तो अब इसका मोशन कैसे होने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड है तो ऊपर जाना शुरू करेगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो डी एक्सेलरेट करते करते रेस्ट पे आएगा और वापस लौटेगा। बात सही है? तो ऐसे जाके रेस्ट पे आके वापस लौट रहा होगा। अच्छा, इसके इस प्रोसेस में लिफ्ट तब तक रुकी नहीं रहेगी, लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट का फ्लोर भी ऊपर जा रहा होगा, ये स्टोन ऐसे जाके वापस आएगा और यहाँ आके कहीं दोनों मिल जाएंगे। बाहर से देखने पे ऐसा दिख रहा होगा, दोनों मूव कर रहे हैं, स्टोन भी मूव कर रहा है और लिफ्ट भी मूव कर रही है। लेकिन अब एक बार सोचा जाए, जब ये लड़का देखेगा स्टोन को तो इसको कैसा मोशन दिखाई देगा? इसके लिए इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मोशन ज्यादा सिंपल है ना, ज्यादा सिंपल। क्यों ऐसे कह रहे हैं? इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये लिफ्ट रेस्ट पे है, ये लिफ्ट रेस्ट पे है, ये अपने आप को कहेगा मैं भी रेस्ट पे हूं, ये लिफ्ट भी रेस्ट पे है, चल क्या रहा है? सिर्फ स्टोन। और कैसे? यहां से रेस्ट से चलना शुरू किया और यहां आके यहां गिर गया। जैसे हम लोग ग्राउंड पे स्टडी करते थे, किसी चीज को छोड़े और नीचे जाके गिरा, वैसे ही तो इसको दिख रहा होगा ना, इस स्टोन को छोड़े और ये नीचे आके गिरा, रेस्ट से चलना शुरू किया और आके गिर गया, है ना। और कितने एक्सेलरेशन से गया वो पता कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पता चल जाएगा कितनी देर में आया, आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार हम लिख दे रहे हैं इसको। तो इस बॉय के रिस्पेक्ट में स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू 0 है, रेस्ट से चलना शुरू किया है, और एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉय। एक्सेलरेशन ऑफ stone with respect to ground, acceleration of stone with respect to ground minus acceleration of boy with respect to ground। stone का ground के respect में acceleration g downwards है, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए अगर हम लिखेंगे तो माइनस g लिखेंगे, g मैग्नीट्यूड है और माइनस डायरेक्शन है, माइनस बॉय का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। अब सिंस लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लिफ्ट के अंदर बॉय भी ऊपर जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, तो ये हो गया माइनस जी, माइनस है डायरेक्शन, जी है मैग्नीट्यूड। मतलब इसको दिखेगा कि ये इतने एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, जी मतलब 10 ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना है नीचे की तरफ। तो इसको कितना टाइम लगा 2 मीटर नीचे आने में? आंसर लिख सकते हैं जैसे हम लोग पहले लिखते थे, अंडर रूट ऑफ 2h/g, एक्सेलरेशन वाली जगह पे g है ना, सेम है, अंडर रूट 2h/g, या हम ऐसे कह सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे तो भी वही बात है। नहीं, चलो एक बार हम लिख दे रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है 2 मीटर, इसलिए -2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए -g, और t स्क्वायर यहां से 2 × 2 अपॉन g टाइम, आंसर आ जाएगा कुछ। यहां से t इज इक्वल टू आ गया कितना, 4/g का अंडर रूट ऑफ 4/g, 4/10 है ना, दैट इज द आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग किए ये वाला, इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस क्वेश्चन में लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिफ्ट के पास अब एक्सेलरेशन भी कुछ ले लेते हैं। मान लेते हैं लिफ्ट इतने वेलोसिटी से जा रही है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है लिफ्ट के पास, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी है ना, इसको हटा ले। और सेम क्वेश्चन है कि स्टोन को बॉय के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 देके, मतलब रेस्ट से छोड़ा गया, बॉय के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था और 2 मीटर नीचे आना था, कितनी देर के बाद लिफ्ट के फ्लोर पे आके स्टोन गिर जाएगा, ये पता करना है ना। तो अगेन वैसे ही करने जा रहे हैं हम लोग, इसको ऑब्जर्वर लेने जा रहे हैं। और एक चीज बताएं, दो चीजें अगर जब मूव कर रही होती है, दोनों का मोशन, जैसे पिछले क्लास में बात हो रही थी ना, दो चीजें मूव कर रही हो और वो दोनों आपस में कब मिलेंगी, या कब मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगी या कब मिनिमम सेपरेशन पे होंगी, ये चीजें पता करना हो तो उनमें से एक को रोक देना चाहिए, एक को ऑब्जर्वर बना देना चाहिए, ताकि एक ही का मोशन स्टडी करना पड़े, है ना, एक रुक जाए। अब जैसे इसमें स्टोन भी नीचे आ रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों कब मिलेंगे बात करना है। लिफ्ट का फ्लोर भी तो ऊपर जा रहा है,
तो एक को रोक दिया जाए। जैसे अगर हम इसको ऑब्जर्वर बना ले तो लिफ्ट रेस्ट पे आ गई, सिर्फ स्टोन मूव कर रहा है, तो एक ही का मोशन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं, इस बॉय के रिस्पेक्ट में स्टोन को स्टडी करने जा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज 0, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये रेस्ट से चलना शुरू किया। Acceleration of stone with respect to boy is equal to acceleration of stone with respect to ground minus acceleration of boy with respect to ground. स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है जी, जो भी चीज हवा में आ गई, छोड़ दिए, हवा में छोड़ दिए, तो उसको तो सिर्फ अर्थ खींच रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन तो बस जी डाउनवर्ड्स होने वाला है। बाकी अब जैसे आदमी का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है इतना, कैसे? मोटर खींच रहा होगा ना, उसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई खींच रहा है ऊपर की तरफ। लिफ्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही है, तो बॉय भी उसके साथ साथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो लेकिन स्टोन सिंस हवा में आ गया, इसलिए स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड्स हो गया। माइनस यहां लिखा हुआ एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉय का एक्सीलरेशन उतना ही होगा जितना पूरे लिफ्ट का है, ऊपर की तरफ 2 मीटर, मतलब प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे लिख दे रहे है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी माइनस 2, जी को अगर 10 लिख दे तो दिस इज माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इतना हो गया, और बॉय के रिस्पेक्ट में स्टोन को कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, यहां से कितना नीचे आना पड़ा, तो 2 मीटर नीचे आना पड़ा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू -2 मीटर, है ना। चलिए अब ये तीनों बातें हैं, इनको लेके इक्वेशन लिख दिया जाए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। हमको पता करना है कितनी देर के बाद बॉल जो या स्टोन जो है वो लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंचेगा, तो हम इसी के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। हम इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज -2, ये हो गया -2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां लिखा हुआ है 0 हाफ -12 t स्क्वायर, है ना ये चीज। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से t आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4/12 अंडर रूट, मतलब 1/3, इतना सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना टाइम लगा, या देखो ऐसे बोल सकते थे कि अब इस आदमी के फ्रेम में जाके सोच रहे हैं हम लोग, है ना, कि एक स्टोन है, उसको रेस्ट से छोड़े 2 मीटर नीचे जाना था, उसको टाइम कितना लगना चाहिए, है ना। सोचो हम लोग पहले जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सब चीज लिखते थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी चीज को रेस्ट से छोड़ते थे, तो बोलते थे उसको h हाइट नीचे जाने में टाइम लगेगा √2h/g, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स होता था, h नीचे जाना है, √2h/g लिख देते थे। लेकिन अब एक्सेलरेशन g नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में देखने पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ ही है जैसे पहले होता था, लेकिन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सोचो अब आंसर क्या होना चाहिए था, सीधा आंसर लिखना चाहे, ये सब कैलकुलेशन ना करना चाहे, सीधा आंसर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो आंसर टाइम देखो होना चाहिए था √2h/g लिखते थे पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन g होता था नीचे की तरफ, अब एक्सेलरेशन बदल गया है, नीचे की तरफ ही है लेकिन 12 हो गया है, तो 2h/12 लिखना चाहिए, है ना। और h का वैल्यू है 2 मीटर, यहाँ 2 पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा √1/3, मतलब वही आंसर जो ये लाए थे हम लोग, सेम आंसर पे पहुंच सकते थे बिना ये कैलकुलेशन किए, बिना इस कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते थे, अगर पहले वाली बात को यहाँ यूज कर लें, √2h/g वाली बात को, है ना। चलिए अच्छा इसको अभी हटा देते हैं। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस किए, इन दोनों में स्टोन को इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया था नीचे की तरफ, रेस्ट से छोड़ा गया था नीचे की तरफ। एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस बार स्टोन को रेस्ट से नहीं छोड़ेंगे, कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ेंगे। चलिए हम इसको हटाते हैं, तो ये इस स्टोन को इनिशियली इतना वेलोसिटी कुछ दे के छोड़े, है ना, तो कुछ वेलोसिटी दिया, कितना दिया, तो कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय,
ये मैंने साथ में इसके लिख दिया है ना, क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये चीज। क्या दिया है क्वेश्चन में कि इस स्टोन को बॉय के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके। तो कोई कहे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से फेंके फिर, है ना, बॉय खुद ही ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और उसके रिस्पेक्ट में भी ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, मतलब स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 20 हो गया। नहीं, खुद ही लिफ्ट ऊपर जा रही थी और उसमें से भी 10 से और ऊपर फेंक दिया और तेजी से फेंक दिया, तो मतलब इस स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एनीवे, ये दिया है क्वेश्चन में कि 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय के रिस्पेक्ट में इतने स्पीड से थ्रो कर दिए। पता करना है कि ये स्टोन लिफ्ट के फ्लोर पे कितनी देर बाद गिरेगा, मतलब क्वेश्चन सेम है, बस डेटा बदल दिए। क्वेश्चन अभी भी वही है कि फ्लोर पे कब पहुंचेगा, और करने का तरीका भी हम लोग वही सेम रखने वाले हैं। क्या हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और हम ये चीज बताने की कोशिश आपको बार बार कर रहे हैं, देखो क्यों हम इसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाहते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि ग्राउंड से देखेंगे तो स्टोन भी मूव कर रहा है, लिफ्ट भी मूव कर रही है, दोनों चीजें मूव कर रही है, कब मिलेंगे, ये सब बातें क्यों करें। एक को रोक दिया जाए, एक को ऑब्जर्वर बना लिया जाए। तो इसको ऑब्जर्वर अगर बना देंगे तो ये फ्लोर रुक गया। नहीं, ऑब्जर्वर अपने आप को तो रेस्ट में मानता है, क्या मैं भी रेस्ट पे हूं और ये बॉक्स भी रेस्ट पे, लिफ्ट भी रेस्ट पे, ये फ्लोर रुक गया। अब ये जाके कितनी देर में वापस आएगा ये पता करना है। चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। अच्छा, ये मत सोचना कि छत पे लड़ जाएगा ये, है ना, छत बहुत ऊंचा है, छत खोल देते चलो, ठीक है ना, लड़ेगा वड़ेगा नहीं कहीं। चलिए, तो कितनी देर में यहाँ फ्लोर पे गिरेगा ये पता करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, क्वेश्चन में ही 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू बॉय स्टोन का वेलोसिटी, इसलिए ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है स्टोन का बॉय के रिस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर रहे हैं देखो, इसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब स्टोन हवा में आ गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन उसका जी डाउनवर्ड्स हो जाएगा, डाउनवर्ड नीचे जी, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए हम लिख रहे हैं इक्वेशन, तो नीचे है इसलिए माइनस लिख दिए, माइनस अब ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बॉय लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बॉय का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पे ये चीज हो गया, -10 - 2 इज -12, ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू, बॉय के रिस्पेक्ट में देखा जाए स्टोन जरूर ऊपर जा रहा, ऊपर फेंका था उसने, ऊपर जाके वापस आएगा, लेकिन इनिशियली यहां पर था स्टोन और फाइनली यहां पर पहुंचने वाला है बॉय के रिस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, रास्ते से मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। 2 मीटर मैग्नीट्यूड और डाउनवर्ड्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा -2 मीटर, है ना, माइनस डाउनवर्ड के लिए और 2 है मैग्नीट्यूड। चलिए, हमको टाइम पता करना है कितनी देर में डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, तो s = ut + ½ at² वाली इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन का बॉय के रिस्पेक्ट में ut + ½ at², इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये हो गया -2, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी इज +10, यहां लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 10t ½ एक्सेलरेशन इज -12 * t²। अब ये देखिए, ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और कुछ नहीं करना है, बस इसका रूट्स लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6t² और -10t -2 भी हटा लेते हैं, हो जाएगा 3t² - 5t -1 = 0। तो t will be equal to -b + or - √b² - 4ac upon 2a। तो अच्छा, यहां पर ये 5 माइनस ये चीज, अच्छा ये जो चीज लिखा है 25 + 12 का √5 से ज्यादा है, तो 5 माइनस ये चीज अगर करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम तो आगे चल के आंसर आने वाला है ना, टाइम नेगेटिव का कोई सेंस नहीं, तो यहाँ इसलिए नेगेटिव वाला रिजेक्ट करके केवल पॉजिटिव वाले से आंसर लिखेंगे। तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5 + √37/6, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, अच्छा, तो हम लोग इस तरह से 1 डायमेंशन में
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रिलेटिव मोशन के, और अब हम लोग नेक्स्ट 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कॉपी में, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में बात करने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल ये ले रहे हैं हम लोग, ये जो प्लेन है, ये जो बोर्ड का प्लेन है, लेट अस से कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, जैसे कि ये आपका टेबल है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये वैसे तो ये वर्टिकली है ना, वर्टिकल हैंग कर रहा है, नहीं, इसको इमेजिन करिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, बोर्ड का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन फिर किधर हो जाएगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा, नहीं मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये XY प्लेन अगर है तो Z एक्सिस इधर होगा ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन बाहर की तरफ ये है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो क्वेश्चन में ये भी दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, आगे भी चल के हम लोग ऐसे बनाया करेंगे। कोई चीज अगर आउट ऑफ द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड और बाहर की तरफ, तो ऐसे दिखाते हैं, और किसी चीज कोई डायरेक्शन अगर इनटू द बोर्ड है तो क्रॉस करके ऐसे लगा देते हैं, है ना, ये इनटू द बोर्ड है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड में है एक्सेलरेशन इतना और डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। चलिए, अच्छा, अब यहां पर 2 बॉल्स है, ये 2 बॉल्स है, ये एक लाइन है, सीधी लाइन, एक्स डायरेक्शन में एक लाइन है, इधर एक्स एक्सिस है ना, ये बॉल t=0 पे, मतलब इस समय यहीं से चलना, इधर की तरफ चलना शुरू कर रही है, इधर की तरफ, है ना, इसका स्पीड रहेगा इतना, और क्वेश्चन में दिया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी फिक्स है, ये इसी लाइन पर ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉल चल रही है, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। उसी समय में मतलब t=0 पे ही ये वाली बॉल जो है वो यहां से 100 मीटर की दूरी पे थी और इधर की तरफ जा रही थी, इधर की तरफ जा रही थी, है ना, और यहां से 53 डिग्री के एंगल पर, है ना, इसका स्पीड कुछ v है, इसका दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका नहीं दिया है, v है ना, और ये दोनों जाके यहां कहीं मिलते हैं, यहां कहीं टकराते हैं दोनों बॉल्स, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि या उल्टा करते हैं ना, ये एंगल थीटा लिख देते हैं और इसको कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये एंगल थीटा है, और क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों आके यहाँ पे कोलाइड कर जाते हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि गिवन है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि 2 बॉल्स को ऐसे थ्रो किया जाए तो टकरा ही जाए, नहीं हो सकता है एक पहले निकल जाए, एक बाद में पहुंचे, या ये पहले आ जाए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों टकरा रहे हैं, अगर यहाँ पे दोनों टकरा रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये पता करना है ना। क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द 2 balls कोलाइड। थीटा कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों आपस में कोलाइड कर पाए, है ना, थीटा पे डिपेंड करेगा, बात सही है कि नहीं। सोचिए ये ऐसे फेंके और इसको इधर फेंक दें, पता चला ये पहले निकल जाएगा और ये बाद में इधर से क्रॉस करेगा, तो नहीं टकराएंगे। या इधर ही फेंक रहे हैं, ये एंगल कुछ ऐसा रखें, इधर फेंके ऐसा, तो ये पहले आगे निकल आएगा और ये बाद में यहाँ पहुंचेगा, तो नहीं टकराएंगे। तो थीटा का कोई वैल्यू फिक्स होना चाहिए, नहीं कितने एंगल पर इसको थ्रो करें ताकि दोनों आके यहाँ पे टकरा जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये प्लेन है, ये फिर से एक बार बोल दें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और प्रोजेक्टाइल वगैरह की बात नहीं हो रही है, ग्रेविटी है इनटू द बोर्ड, है ना। और ये टेबल है आपका, इस टेबल पर 2 बॉल्स है, एक बॉल इधर चल रही है, एक बॉल इधर चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। तो ये लोग कब टकराएंगे अगर, तो थीटा का वैल्यू पता करना है। चलिए, हम क्वेश्चन बोल चुके हैं, आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, आप एक बार ट्राई भी कर लीजिए, फिर उसके बाद ये सोल्यूशन देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो कैसे सोचते हैं, बात ये है, अगेन फिर से वही बात बोल रहे हैं, देखो रिलेटिव मोशन पढ़ने का पर्पस यही था, 2 चीजें मूव कर रही, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और कब मिलेंगे ये पता करना है।
तो दोनों को पढ़ने, दोनों का मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक को रोका जा सकता है, एक को रोक दीजिए, एक को ऑब्जर्वर बना दीजिए, ताकि एक रुक जाए, सिर्फ दूसरे का मोशन पढ़ना हो, पढ़ना आसान हो जाता है इससे, है ना। हम वही करने जा रहे हैं, इनमें से एक को रोक देने जा रहे हैं। ये दोनों बॉल्स थी, हम इसको ऑब्जर्वर बनाने जा रहे हैं, मतलब ये अपने आप को रेस्ट पे लेगा, है ना। ये जो बॉल है, कोई ऑब्जर्वर है जो इसके साथ ही चल रहा है, तो यही ऑब्जर्वर हो गया। तो ये जो ऑब्जर्वर है, सिंस कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है, तो ये अपने आप को रेस्ट पे ले रहा है। इसका वेलोसिटी बताने के लिए इसके वेलोसिटी में से अपना वाला वेलोसिटी घटा के बताएगा, है ना। इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इतना है, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया है, तो इसके वेलोसिटी में से इसका वेलोसिटी घटा के ये बताएगा ना ऑब्जर्वर। तो कैसे घटाएगा, तो इसको हम लोग वेक्टर्स में सीखे थे। अगर इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाना है तो कैसे घटाते हैं, जिसको घटाना है उसको उल्टा करके उसमें जोड़ दिया जाए। हम लोग वेक्टर्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें बात होती थी कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन एक तरह का समेशन ही है। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करना है तो एक आपको क्या करिए, आप पहले माइनस बी बना लीजिए, फिर ए में माइनस बी को जोड़ दीजिए। तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का समेशन होता है ना वेक्टर्स में। तो अगर हमें इसमें से इसको घटाना है तो इसको पहले माइनस बी बना लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, और फिर उसमें इसको ले आके जोड़ देते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी वही a माइनस बी हो जाएगा। तो देखो कैसे कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी तो इधर की तरफ था ही 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल था 53 डिग्रीज, सॉरी 37 दिया है, ये एंगल था 37 डिग्रीज, और इसमें से ये वाली वेलोसिटी को उल्टा करना है और उल्टा करके यहां ले आके जोड़ देना है। अच्छा, जब इसको उल्टा करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होने वाला है ना इधर से, और फिर इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आके रखेंगे जब, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा आने वाला है ना। चलिए तो हम यहां बना दें, ये कितना था 15 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में इधर वाली जो बॉल है उसके रिस्पेक्ट में अगर मोशन को देखा जाए तो कहेगा कि नहीं मैं रेस्ट पे हूं, इसका नेट वेलोसिटी जो होगा उधर की तरफ ये जा रहा होगा, है ना। इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की तरफ ये जा रहा है। तो हमसे पूछा गया कि थीटा कितना होना चाहिए ताकि क्या हो, ये जो बॉल है ये इससे जाके टकरा जाए। अब सोचो, अब देखो यहां बड़ी बढ़िया बात करने जा रहे हैं जो आगे हम लोग काफी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। एक बात समझो, ये तो आ गया रेस्ट पे, ऑब्जर्वर है, ये आ गया रेस्ट पे, और केवल इसको चलना है ना। कोई एक्सेलरेशन किसी के पास नहीं था, कोई एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहे हैं दोनों, कोई एक्सेलरेशन किसी के पास नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलना है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलना है। इसको स्ट्रेट लाइन पे चलना है और इससे जाके टकराना है, तो इसकी तरफ चलना होगा, तभी तो उससे टकराएगा। बात सही है कि नहीं। मान लीजिए कि हम कहें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ आ गया, नेट वेलोसिटी इसका इधर की तरफ आ गया मान लीजिए। तो अगर नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ गया तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा, और इस डायरेक्शन में चलेगा तो ऐसे निकल जाएगा, इससे टकराएगा ही नहीं कभी। बात सही है ना। एक को रोकने से देखो कितना अच्छा हो गया डायग्राम। हम कह रहे हैं अगर ये रुक गया और इसको इससे टकराना है तो इसको इसकी तरफ ही चलना पड़ेगा, किसी और डायरेक्शन में अगर चला तो इससे नहीं टकरा पाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हम 15 और 20 का रिजल्टेंट लिखने जा रहे हैं, थीटा ऐसा होना चाहिए, ये एंगल थीटा ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसकी तरफ ही आ जाए, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा, और इससे थीटा का वैल्यू आ जाएगा। हम वही करने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, लिखते चलते हैं। ये पॉज करके एक बार ये डायग्राम जो हमने बनाया है, पहले ये वाला डायग्राम बनाइएगा, और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो इस डायग्राम के नीचे आपको लिखना है ना। डायग्राम के नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए, इनका कुछ नाम रख देते हैं पहले। मान लो इसका नाम है ए, इस बॉल का नाम है बी, तो ये बॉल ए हो गई, ये बॉल है बी जो कि रेस्ट पे है ना। चलिए एक स्टेटमेंट इसके नीचे लिखा जाए, इफ बॉल ए is supposed to collide with ball B, the relative velocity of A with respect to B must be directed towards ball B, है ना।
ए का बी के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बी के तरफ ही डायरेक्टेड होना चाहिए, तभी बॉल ए बी से जाके कोलाइड करेगी, है ना। यही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेसिस है ना, यही मेन पॉइंट है। इसी पे बेस करके अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं। चलिए अच्छा, तो स्टेटमेंट लिख चुके हैं। अब बस मुझे ये क्या करना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आना चाहिए, उसके लिए थीटा का वैल्यू पता कर लेना है। हम लोग वेक्टर्स को ऐड करने में सीखे थे कि सबसे आसान तरीका क्या होता है वेक्टर्स को ऐड करने का। उनको कंपोनेंट्स में तोड़ लीजिए, एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़िए और आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ जोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका होता है वेक्टर्स को जोड़ने का। हम वैसे ही करने जा रहे हैं। इस 20 का इधर और इधर कंपोनेंट तोड़ लेंगे, इसका भी इधर और इधर कंपोनेंट तोड़ लेंगे, और अगर नेट आंसर इधर ही आना है तो 15 का जो इस तरफ वाला वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो 20 का वाई वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तभी सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट्स दोनों के बचेंगे और नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब 15 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा आएगा, 15 साइन थीटा, वो जरूर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए 20 का साइन 37 ये वाले कंपोनेंट से, है ना। इधर की तरफ 15 साइन थीटा है और इधर की तरफ 20 साइन 37 है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो 15 साइन थीटा मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए 20 साइन 37 के, ताकि ये और ये कैंसिल होके नेट वेलोसिटी इधर आ जाए, है ना। चलिए अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये, यहां से साइन थीटा विल बी इक्वल टू 20 और नीचे में 15 इंटू साइन 37, 3/5, तो ये कितना हो गया 3, ये 5, ये 4, तो साइन थीटा आ गया 4/5। इसका मतलब थीटा आ गया कितना 53 डिग्रीज, है ना। ये आंसर हो गया, सही बात है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा और शॉर्ट में कर दिया, नहीं ये कंपोनेंट कैंसिल करके दिखा दिया, या आप थोड़ा और 2 स्टेप और लिख सकते थे। नहीं, ऐसे लिख सकते थे कि नेट वेलोसिटी पहले आई कैप जे कैप में लिखिए दोनों का जोड़ के, और फिर ये बताइए कि अगर नेट वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट ही होना चाहिए तो वाई वाला कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो जो वाई वाला कंपोनेंट आप लिखोगे उसको 0 से इक्वेट करोगे तो यही वाली वैल्यू मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा 53 डिग्री आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन किए हम लोग 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ा और वैरायटी करेंगे, है ना, दूसरा वैरायटी पे जाएंगे। पहले इस तरह के और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए अच्छा, तो ये हो गया हो तो आप नया क्वेश्चन अब लिखिएगा। हम कुछ डेटा चेंज करने जा रहे हैं इसमें, थोड़ा इसी तरह का पहले करते हैं ना, इसको हटा ले यहां से। है ना, इस बार ये क्वेश्चन में हम डेटा चेंज कर दिए। इस क्वेश्चन में ये बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब सेम क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन था वही एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर पाए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और फिर हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम बी को ऑब्जर्वर बनाने जा रहे हैं। ये ऑब्जर्वर है, मतलब अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, ये बी है। और ए का वेलोसिटी बताने के लिए, अपने रिस्पेक्ट में बताने के लिए ए के वेलोसिटी में से अपना वेलोसिटी घटाएगा। घटाने के लिए इसको उल्टा करेगा, उल्टा करके यहाँ ले आके रख देगा। तो बी का ए का ये वेलोसिटी 20 तो था ही, ये एंगल था 37, और इसने अपना वेलोसिटी उल्टा करके यहाँ ले आके रख दिया 10 मीटर पर सेकेंड थीटा। और हमको पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जाके इसके पास पहुंच जाए, जाके उससे कोलाइड कर जाए। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दोनों वेलोसिटीज जो दी हैं उनको पहले कंपोनेंट्स में तोड़ लेना चाहिए, ताकि
वेक्टर्स कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद जोड़ना और घटाना सब आसान हो जाता है ना। और लॉजिक क्या होगा इसके पीछे, अगेन फिर से याद दिला देते हैं। अगर ये रेस्ट पे है और ए को इससे जाके कोलाइड करना है तो ए को इसकी तरफ ही चलना पड़ेगा, किसी और डायरेक्शन में चलेगा तो इससे कोलाइड नहीं कर पाएगा। मतलब इसका जो ए का जो नेट वेलोसिटी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, नेट वेलोसिटी जो आने वाला है वो इसी की तरफ होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ अगर इसको एक्स एक्सिस माने तो इसका वेलोसिटी जो आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। अब जैसे इस 10 का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 10 cos थीटा, सॉरी 10 cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 10 sin थीटा। इस 10 का इधर से इस 20 का इधर और इधर कंपोनेंट, इधर की तरफ हो गया 20 cos 37, इधर की तरफ ऐसे लिख दे 20 cos 37, और 20 का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 20 sin 37। ये कंपोनेंट सबके लिख दिए, इसके भी और इसके भी, ये कंपोनेंट्स है ना। और हम चाहते हैं कि जो इसका नेट वेलोसिटी वो केवल इस डायरेक्शन में हो, मतलब इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ना हो, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। 10 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 20 sin 37। 20 sin 37, तो यहां से sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 sin 37, 2 into 3/5 दैट इज 6/5। अब देखो sin थीटा 6/5 आ गया तो थीटा कितना हुआ, तो इसको sin इनवर्स ऑफ 6/5 लिख दें? नहीं, ऐसा नहीं। देखो होता ये है, sin थीटा और cos थीटा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये sin थीटा आ गया 6/5। इसका मतलब, अच्छा हम सॉल्व क्या कर रहे हैं एक बार बोले, हम लोग सॉल्व ये कर रहे हैं कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये जाके कोलाइड कर जाएगा। हमने सॉल्व किया कि थीटा ऐसा होना चाहिए जिसका साइन लेने पर, साइन थीटा करने पर 6/5 आए, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा है 6/5, है ना। तो साइन थीटा कभी 6/5 हो नहीं सकता, मतलब थीटा की किसी वैल्यू के लिए साइन थीटा 6/5 नहीं हो सकता। इसका मतलब थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये जाके इससे कोलाइड नहीं कर सकता, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि दीज टू बॉल्स विल नेवर कोलाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकती। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ओके गुड, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हमने अभी 2 एग्जांपल्स किए इस तरह के। एक में इसका वेलोसिटी यहां इधर लिखे थे 15 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में कोलिजन हो रहा था और उस केस में थीटा का वैल्यू भी सॉल्व किए थे हम लोग, कुछ आया था। दूसरे बार में इसका वेलोसिटी लिए 10 मीटर पर सेकंड, तो अब नहीं कोलाइड कर रहा है। तो क्या गड़बड़ हो गई, क्यों अब नहीं कोलाइड कर रहा है, पहले कोलाइड कर रहा था। अब देखो इस बार ये क्या, इस बॉल की वेलोसिटी बहुत कम है मैग्नीट्यूड में, तो धीरे धीरे अगर आएगा, धीरे धीरे आएगा तो ये कब का निकल चुका होगा आगे, तो ये जाके कैसे कोलाइड करेगा, ये आगे निकल चुका होगा, है ना। इसलिए कोलिजन नहीं हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम कर दी मैंने इसलिए। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी जो है v का, अगर हम उसको v लिख दे कुछ अननोन, है ना, तो इस वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये जाके इससे कोलाइड कर पाए, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इसको बहुत कम कर देंगे ये इससे कोलाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है कि ये जाके इससे कोलाइड कर जाए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ऐसा एक डायग्राम बना दीजिएगा क्वेश्चन का। फिर से ये डायग्राम हो गया, अब यहाँ पे मैंने v लिख दिया, तो लिखिए फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v सो दैट द टू बॉल्स कैन कोलाइड, दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर सके, इसके लिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v कितना होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसको एक बार आप कॉपी में सॉल्व करिए, हम भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों बॉल्स हैं, B को मैंने ऑब्जर्वर बना लिया, अपने आप को ये रेस्ट पे बता रहा है और इसके वेलोसिटी में से अपना वेलोसिटी घटा के बता रहा है। तो
इसका खुद का वेलोसिटी 20 था, उसमें से इसने अपना v को घटाया, उल्टा करके जोड़ दिया, तो उल्टा करके यहाँ ले आके रख दिया, ये थीटा है और ये 37 है ना। तो v का मिनिमम वैल्यू बताना है ताकि ये जाके कोलाइड कर पाए। हम कहना ये चाहते हैं अगर इसको कोलाइड करना है b के साथ, ये b है, अगर b के साथ a को कोलाइड करना है तो a को इधर ही चलना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जर्वर है रेस्ट पे। तो इसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, 20 का इधर आएगा 20 cos 37 और v का इधर आएगा v cos थीटा, v cos थीटा, v का ऊपर की तरफ आएगा v sin थीटा और 20 का नीचे की तरफ आएगा कंपोनेंट 20 sin 37। और अगर नेट वेलोसिटी हम चाहते हैं इधर हो जाए तो इधर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाने चाहिए, तो v sin थीटा शुड बी इक्वल टू 20 sin 37, तो v शुड बी इक्वल टू 20 sin 37, sin 37 इज 3/5, 20 into 3/5 इज 12 अपॉन sin थीटा, ये वाला ये दूसरे साइड में जाएगा तो नीचे, तो v आया 12 अपॉन sin थीटा और हमसे पूछा गया कि v का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो sin थीटा जब डिनोमिनेटर में ना sin थीटा जब मैक्सिमम होगा तो ये फ्रैक्शन मिनिमम होगा। sin थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होता है, तो v का मिनिमम वैल्यू 12/1 होने वाला है ना, आंसर इज 12/1। तो v का मिनिमम वैल्यू 12/1 होने वाला है ना, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, कोई इसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोग सॉल्व किए, v का मिनिमम वैल्यू आया 12 से ही अगर v को इसको चलाया जाए, 12 से ही चलाया जाए तो थीटा कितना होगा उस केस में, ये भी बात कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि लिख देते हैं, एक और क्वेश्चन इसी में लिखिए जरा, इन द अबव क्वेश्चन इफ v, ये वाला जो v है, इफ v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द टू बॉल्स कोलाइड। v को अगर 12 ही ले लिया जाए तो थीटा कितना होना चाहिए कि ये दोनों कोलाइड कर जाएं। तो अगेन सेम इक्वेशन बनेगी, ये सब सेम ऐसा लिखेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, है ना, ये सब तो वही है, सब वही करके यहां तक पहुंचेंगे। और v इज 12, ये लिखा हुआ है 12 इज इक्वल टू 12 बाई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इज 1, साइन थीटा 1 है, मतलब थीटा इज 90 डिग्रीज। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है थीटा आएगा 90 डिग्रीज, मतलब 5/2 है या 90, जो भी लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी में कुछ चेंज किया जाए। इस बार इसको फिर से 10 लेते हैं, चलिए इसको लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, 10 ले लिए, मतलब ये श्योर है कि ये दोनों कोलाइड नहीं करने वाले। 10 लिए थे ना पहले एक बार, तो उस केस में डिसाइड किए थे कि ये दोनों कोलाइड तो नहीं करेंगे, थीटा की किसी वैल्यू के लिए कोलाइड नहीं करेंगे। तो थीटा का भी कोई वैल्यू दे देते हैं, ये है 53 डिग्रीज लेटस से, ना ऐसा कुछ ले लिए। और क्वेश्चन ये है कोलाइड तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इनके बीच का गैप वैरी कर रहा है ना, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, गैप इनके बीच का हमेशा 100 मीटर नहीं रह जाएगा, वैरी करेगा। तो अगर वैरी करेगा तो हम पूछ रहे हैं कि मिनिमम कितना होगा, है ना, इनके बीच का जो गैप है वो गैप मिनिमम कितना होगा ये पता करना है। क्वेश्चन लिख दीजिए, ऐसा एक डायग्राम बनाइएगा जरूर, क्वेश्चन का डायग्राम है ये डायग्राम बना के, ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री है, ये डायग्राम बना के क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स इन दिस केस। इस केस में आगे जो मोशन होगा उसमें मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। इनिशियली इतना है जो डायग्राम में बना हुआ है 100 मीटर, लेकिन 100 थोड़ी रहेगा, ये पास आ रहे हैं, फिर निकल जाएंगे, जब दूर जाने लगेंगे तो गैप फिर बढ़ने भी लगेगा, तो कभी ना कभी मिनिमम होगा, है ना। सोचो एक बार, पहले गैप कम हो रहा है, पास आ रहे हैं, फिर उसके बाद जब ये निकल जाएगा इधर, ये निकल जाएगा इधर, तो गैप बढ़ना शुरू होगा। तो पहले कम हो रहा है, बाद में बढ़ रहा है, तो मिनिमम हुआ होगा कभी ना कभी।
तो वही पता करना है कि व्हाट इज द मिनिमम गैप बिटवीन दीज टू बॉल्स इन दिस मोशन, इस मोशन। अगेन हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन से। दो चीजें मूव कर रही हैं, एक को रोक देने में भलाई है, एक को रोक दिया जाए। हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप भी एक बार पहले ट्राई कर लीजिए, फिर ये सोल्यूशन देखिए। चलिए, तो ये दोनों बॉल्स हैं। हाँ, इसको मैं ऑब्जर्वर बनाने जा रहा हूं बी को। अगर ये ऑब्जर्वर है तो अपने आप को रेस्ट पे लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इसके वेलोसिटी में से अपना वेलोसिटी घटा के बताएगा। तो इसके 20 में से ये 10 घटाना है, 20 इधर की तरफ है और ये एंगल है 37 डिग्रीज, और 10 ये जो है इसको उल्टा किए ले आके यहाँ पे जोड़ दिए, 10 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्रीज, है ना। तो इनका रिजल्टेंट देखते हैं पहले कि किधर की तरफ आ रहा है। डायग्राम बनाने के लिए, आगे का डायग्राम बनाने के लिए, ये ऑब्जर्वर था, रेस्ट पे था। 20 का इधर की तरफ कंपोनेंट आया 20 cos 37। cos 37 इज 4/5, 20 cos 37 इज 16। 10 का इधर की तरफ आया 10 cos 53, ये इधर की तरफ कितना आया 10 cos 53, 53 cos 53 is 3/5, 10 cos 53 is 6। तो ये हो गया 16 और 6 मिला के नेट वेलोसिटी x डायरेक्शन में इतनी होगी। y डायरेक्शन में देखें, 20 का इधर की तरफ आएगा 20 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, 20 into 3/5 is 12। 10 का इधर आएगा 10 sin 53, sin 53 is 4/5, तो 10 into 4/5 is 8, है ना। तो इधर 12 इधर 8, तो ये नेट तो नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना 4, 12 minus 8 that is 4, है ना। हम आंसर सीधा ऐसे बनाते हैं डायग्राम। चलिए, इधर की तरफ हमारा आया 4 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने पर, इधर की तरफ आया 16 + 6 आया था ना 22, इसका आया था 16, इसका आया था 6, ठीक है। तो ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में ए का नेट वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ये हो गया रिजल्टेंट। इधर की तरफ ए जा रहा होगा बी के रिस्पेक्ट, जैसे पहले बात हुई थी। इस केस में ए बी के साथ कोलाइड नहीं करेगा ऑब्वियसली, देखो इधर की तरफ जा रहा है, ये तो यहां बैठा हुआ है रेस्ट पे है, और ये ऐसे निकल गया, कोलिजन तो नहीं होने वाला। अच्छा, ये इसका पाथ हो गया बी के रिस्पेक्ट में ए का पाथ, ऐसा है ना। और क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम सेपरेशन। अच्छा, ये लाइन है, ये पाथ जो है ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। पॉइंट से लाइन के बीच का मिनिमम सेपरेशन कैसे पता करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, है ना। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो यहां से ड्रॉप कर देते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर। यही जो डिस्टेंस है डी, यही हमको पता करना है, यही आंसर होने वाला है। तो अब ये जो ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ से ए से बी तक का ये जो था, ये 100 मीटर था, ये दूरी 10 नहीं 100 सॉरी 100 मीटर था, ये क्वेश्चन में दिया था। ये डी पता करना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अगर पता चल जाए तो साइन थीटा लिखेंगे तो ये अपॉन ये हो जाएगा, है ना। ये एंगल कुछ अल्फा मान लेते हैं, तो साइन अल्फा इज d/100, तो डी मिल जाएगा। और ये अल्फा कैसे पता चलेगा, यहां से इसका टैन अगर लिखें तो दिस अपॉन दिस होना चाहिए ना। ये कितना है 4 और ये है 22, तो 4/22, है ना। तो टैन अल्फा is 4/22, that is 2/11, है। टैन अल्फा हमको पता है, और यहां से हमको साइन अल्फा लिख देना है, टैन की मदद से साइन लिख सकते हैं। साइन अल्फा लिख देंगे तो d/100 के बराबर होना चाहिए। तो साइन अल्फा इज d/100, और आपको पता होगा कि टैन अगर पता है तो साइन कैसे पता करते हैं, नहीं। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए डायग्राम बना दें, ऐसे करते हैं कि अगर आपको टैन अल्फा पता है 2/11, मतलब ये 2 ये 11, तो हाइपोटेन्यूज पहले पता कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। दिस इज 121 + 2 123, तो साइन कितना हुआ 2/√123।
यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पुट कर देंगे 2 बाई अंडर रूट, इधर लिख दे रहे हैं साइन अल्फा की जगह लिख दिए 2 बाई अंडर रूट ऑफ 123 इज इक्वल टू डी बाई 100। यहाँ से d इज इक्वल टू 200 अपॉन अंडर रूट ऑफ 123, ये आंसर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 200 अपॉन अंडर रूट ऑफ 123, ये ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट इस तरह के ये दोनों बॉल वाले क्वेश्चंस हम लोग काफी कर लिए। अब थोड़ा चेंज कर रहे हैं वैरायटी, है ना, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है। ये रोड है जिसपे कार चल रही है, ये कार है इधर जा रही है ना, और ये क्रॉस रोड्स है, यहाँ पे क्रॉस रोड है, चौराहा है, और यहां से एक और कार है जो इधर की तरफ जा रही है ना। दो कार्स हैं ए और बी, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। और इनिशियली जब देखना शुरू किए तो ये जो कार है ये 100 मीटर पीछे थी, यहां से इस पॉइंट से 100 मीटर पीछे थी, और 100 किलोमीटर लिख दें, किलोमीटर पीछे थी, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। ये जो कार है वो यहां से कितना पीछे थी चौराहे से, 300 किलोमीटर पीछे थी, है ना, और 200 किलोमीटर पर आवर इतने स्पीड से चल रही थी। ऑब्वियसली दोनों कोलाइड नहीं करेंगे, है ना। ये 1 आवर में देखो यहाँ पहुंच जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, 100 किलोमीटर चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 1 आवर में, और ये 1 आवर में 200 किलोमीटर ही चल पाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 300, तो ये पीछे ही रहेगा जब यहाँ पहुंच जाएगा ना, कोलिजन नहीं होने वाला है। चलिए, तो कोलिजन नहीं पूछा ये जा रहा है आपसे कि अगर t इक्वल टू 0 पे ऐसा सिचुएशन था तो किस समय पर दोनों के बीच का गैप मिनिमम होगा, दोनों के बीच का गैप मिनिमम कब होगा। पिछले बार जैसा ही है, पिछला क्वेश्चन जो नहीं कर रहे थे हम लोग कि दोनों बॉल्स के बीच का गैप मिनिमम कब होगा, तो उसमें जैसे सॉल्व किए हम लोग, है ना, एक को रोक दिए, दूसरे को पाथ बना दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, वैसे कुछ इसमें भी करना है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए एक बार, फाइंड टाइम एट विच सेपरेशन बिटवीन द टू कार्स इज मिनिमम। हम देखो कैसे पूछ रहे हैं, टाइम एट विच मतलब इनिशियली ये टाइम दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 का सिचुएशन दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे ऐसा था, तो किस समय पर, टाइम उस समय कितना हो रहा होगा जब इनके बीच का गैप मिनिमम होगा, है ना, तो वो ही पता करना है। और आप एक बार ट्राई कर लीजिए, हम यहाँ पे सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। हम देखो कैसे कर रहे हैं, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, ये जो दोनों कार्स हैं इनको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, और कब, ऐसे समय में कि इनमें से एक कार यहां पहुंच चुकी होगी, ताकि डायग्राम देखने में अच्छा लगे। डायग्राम सिंपल बनेगा तभी क्वेश्चन आसान होगा, क्वेश्चन को आसान कर रहे हैं पहले। तो देखो 1 आवर के बाद ये यहां पहुंच जाएगी, ये वाली जो कार है 1 आवर के बाद यहां पहुंच जाएगी, तो t इक्वल टू 1 आवर पर यहां पहुंच गया, t इक्वल टू 0 पे यहां था, 1 आवर पे यहां पहुंच गया, इधर जा रहा है। ये वाली जो कार है अभी भी यहां से थोड़ा पीछे होगी, कितना पीछे, तो 100 मीटर पीछे रह जाएगी 1 आवर में। पहले मान लो ये यहां रही होगी, यहां पर 200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 1 आवर में 200 किलोमीटर आगे चल के यहां पहुंच जाएगी। अभी भी यहां से 100 मीटर पीछे होगी, क्योंकि टोटल 300 मीटर दूरी पे थी, 100 मीटर पीछे है और इधर जा रही है ये वाली कार, है ना। अब इस समय ये यहां है, इधर जा रहा है, यहां है, इधर जा रहा है, एक को ऑब्जर्वर बना लिया जाए, एक को रोक दिया जाए, और उसके मोशन रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन स्टडी किया जाए। हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो यहाँ ओरिजिन पे ना, इसको ऑब्जर्वर बनाने जा रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जर्वर होगा, अपने आप को
रेस्ट पे मानेगा और अपना वेलोसिटी इसके वेलोसिटी में से घटा के देखेगा, है ना। इसका जो वेलोसिटी पूछा, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी जब लिखना होगा तो इसकी वेलोसिटी में से इसका खुद का वेलोसिटी घटाया जाएगा। और वेक्टर्स कैसे घटाए जाते हैं, जिसको घटाना है उसको उल्टा करके ले आके दूसरे वाले में जोड़ दीजिए। इसका वेलोसिटी को उल्टा किया और यहां ले आके रख दिया, उल्टा करके यहां ले आके रख देंगे, ऐसा हो जाएगा, है ना। कितना कितना है, ये 100 है और ये 200 है। चलिए अच्छा, तो इसको बना लें। ये 200 किलोमीटर पर आवर और इसका था 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसको उल्टा करके यहां से तो हटाना है ना, हटा दिए, उल्टा करके यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर और यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है वो 100 मीटर, ये जो गैप है ये 100 मीटर है। चलिए, तो इसको एज एन ऑब्जर्वर दिखाई देगा कि ये इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ चल रहा है, ऐसे जा रहा है। ये ऑब्जर्वर है, ये देखेगा कि ये इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ ऐसे जा रहा है ना। तो मिनिमम सेपरेशन, ये तो इसका पाथ हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसका पाथ है, और इन दोनों के बीच का मिनिमम गैप बताना है। इस पॉइंट से इस लाइन का मिनिमम दूरी बताने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है ना। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये जो डी है यही डी बताना है, मिनिमम सेपरेशन। अच्छा नहीं, डी नहीं बताना है, क्या बताना है, किस समय पर सेपरेशन मिनिमम होगा। हाँ, इस बार चेंज है थोड़ा सा, टाइम बताना है। तो मतलब ये कार यहां पर इस पॉइंट पर किस समय पर पहुंचेगी ये बताना है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, इसका पहले नेट वेलोसिटी पता किया जाए कितना है और ये दूरी पता किया जाए, तो पता चलेगा कि यहां से यहां तक ये कितनी देर में ये कार आ जाएगी, है ना। अच्छा बता दो इसका नेट वेलोसिटी कितना होगा। ये 100 किलोमीटर पर आवर, ये 200 और इनका रिजल्टेंट है ये, तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो कितना आएगा 100√5, नहीं। तो नेट वेलोसिटी इसका जो है, इसको अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ, इसका नाम था ए और बी ना, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, तो ये वेलोसिटी किसका है, बी का, ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब कि 100√5 किलोमीटर पर आवर, 5 लिखा है, 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए ये आ गया इतना, और ये डिस्टेंस भी पता कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, एक्सीलरेशन वगैरह नहीं है किसी के पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा, यहां से यहां तक जाने का टाइम, है ना। चलिए डिस्टेंस कितना होगा बताएं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल हमको पता कर लें, अगर cos थीटा लिखें इसका, तो ये डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये cos थीटा होगा ना, अगर इसको हम अल्फा लिखते चलते, तो cos अल्फा विल बी ये वाला लेंथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, है ना। हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है, 100 मीटर, ये पहले डिसाइड कर लिए थे ना, 1 घंटे के बाद यहां पहुंचेगा, 100 मीटर दूरी पे होगा, तो ये तो 100 मीटर है, ये वाला हाइपोटेन्यूज। अच्छा चलिए, तो ये वाले ट्राइंगल में अगर हम tan अल्फा लिखें, तो tan अल्फा होगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर बेस, तो ये कितना है 100 और ये बेस कितना है 200, तो 1/2, 100/200, है ना। तो हम इधर लिख दे रहे हैं tan अल्फा इज 100/200, मतलब 1/2, और हमको चाहिए cos अल्फा, तो cos अल्फा कितना होगा, अगर tan अल्फा 1/2 है, ऐसे करते थे ना आप लोग, ये अल्फा था, ये 1, ये 2, सॉरी ये 1, ये 2, tan अल्फा 1/2, तो ये कितना, cos अल्फा कितना होगा 2/√5, ये 2, ये √5। अच्छा ये वाला चीज आप लोग को पता रखिएगा, पिछले बार कोई बच्चा पूछ रहा था हमसे कि कैसे आया, ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान होता है, tan अल्फा पता है, ट्राइंगल बना लिए, 1/2 लिख दिए, 2/√5 हो गया cos अल्फा। चलिए, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो इस वाले ट्राइंगल में, कौन वाले, ये वाले ट्राइंगल में नाम रख दें कुछ, ये ए था, ये बी था, और इसका नाम कुछ सी रख दे रहे हैं। तो ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें cos अल्फा ये डिस्टेंस होगा सी बी, सी से बी तक का डिस्टेंस अपॉन ए से बी तक का डिस्टेंस, है ना। इस ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में cos अल्फा इतना होगा, तो सी से बी तक का डिस्टेंस विल बी, दिस इंप्लाइज दैट CB डिस्टेंस इज इक्वल टू AB टाइम्स cos अल्फा, AB टाइम्स cos अल्फा का मतलब 100 टाइम्स, AB डिस्टेंस 100 है,
cos अल्फा 2/√5। ये हो गया C से B तक का डिस्टेंस। हमको यहां से यहां तक जाने का टाइम अगर पूछा जाए तो टाइम बताएंगे कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना था ये लिखा हुआ है ना, तो आंसर टाइम डेल्टा टी, यहां से यहां जाने का टाइम विल बी इक्वल टू CB डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब कितना, ये लिखा है CB डिस्टेंस 100 इंटू 2/5, 100 इंटू 2/5 अपॉन स्पीड कितना 100√5, 100√5, तो 100 कैंसिल, 2/5√5 है ना, ये डेल्टा टी आया इतना आर। ठीक है ना। चलिए अच्छा, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है, ये तो आया बस यहां से यहां जाने का टाइम। उस समय टाइम हो कितना रहा होगा, घड़ी में कितना बज रहा होगा, है ना, क्योंकि इनिशियल टाइम दिया हुआ है। इस समय जब ये यहां पर था और ये यहां पर था, t इक्वल टू 0 तब को बोला गया है ना। तो इस समय t इज इक्वल टू कितना, t इक्वल टू 1 पे ये यहां पहुंचा और ये यहां है ना, और फिर इसके भी कितनी देर के बाद, इतना 2/5√5 आवर्स के बाद ये यहां पहुंचेगा। t इक्वल टू 1 के इतना टाइम बाद ये यहां से यहां पहुंचेगा, है ना। तो उस समय टाइम कितना हो गया फिर, t इक्वल टू 1 के बाद और इतना, मतलब t इक्वल टू 1 प्लस इतना। तो आंसर हो जाएगा फाइनली, इधर लिख दे रहे हैं, फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो होगा 1 प्लस 2/5√5 आवर्स। ये आंसर होने वाला है, आंसर इज इक्वल टू ये होने वाला है ना। इसको आपको समझना होगा कि यहां मैंने ऐड क्यों कर दिया, है ना, समझ में आ रही बात। देखो t इक्वल टू 0 पे यहां था, ये यहां था, फिर मैंने बनाया डायग्राम t इक्वल टू 1 पे कैसा होगा, ये यहां पहुंच गया होगा और ये यहां पहुंचा होगा। फिर मैंने सॉल्व किया कि इसके कितनी देर के बाद b यहां पहुंचेगा, तो b को यहां से यहां जाने में और कितना समय लगेगा, डेल्टा t, वो इतना लगेगा। तो जब यहां पहुंचा उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, तो t इक्वल टू 1 के बाद और इतना टाइम, इसलिए उसमें जोड़ दिए 1 प्लस 2/5√5, ये टाइम हो रहा होगा उस समय। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये बात हुई हम लोगों की। और क्वेश्चंस कुछ किया जाएगा हम लोग रिलेटिव मोशन में, 2 डायमेंशन के रिलेटिव मोशन के और कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।